हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब के माध्यम से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा रचित नदी के द्वीप की व्याख्या। और यह जो कविता है यह आईएससी बोर्ड की क्लास 11th 12th की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित है। मैं अज्ञे जी की कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले आपको अज्ञे जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगी। जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। सन 1943 से 46 तक सेना में रहे। यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद से प्रकाशित प्रतीक से जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें विशाल भारत, दिनमान, नवभारत टाइम्स तथा नया प्रतीक शामिल है। कुछ दिन ये आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अज्ञे जी की प्रतिभा बहुमुखी है। आंगन के पार द्वार, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरे ओ करुणा में प्रभा में, सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार तथा पूर्वा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अज्ञे जी की भाषा में मुख्यतः संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग भी हुआ है। बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र आपकी कविता से संबंधित है। जैसा कि कविता का नाम है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप, जो द्वीप होता है वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ एक भूखंड होता है। थोड़ा सा ऊंचा होता है, मिट्टी का टीला भूखंड, उसे हम द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोग कविता का भाव समझने से पहले, कविता की व्याख्या समझने से पहले द्वीप किसे कहते हैं, अगर आप उसको समझ गए तो आप कविता को भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो क्या फिर से बता दे रही हूँ कि द्वीप का अर्थ होता है एक ऊंचा मिट्टी का भूभाग या रेतखंडों का भूभाग, जो कि पानी में मजबूती से स्थिर होता है और वो चारों ओर से पानी से, नदी से घिरा होता है। ये नदी के बीचों बीच में स्थित होता है। कविता का पहला अंश है, पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोड़ गलियाँ, अंतरी उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। कविता की व्याख्या करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो कविता है वो एक प्रकार की प्रतीकात्मक कविता है। अज्ञे जी ने इसमें जो नदी का और द्वीप का जो प्रयोग किया है वो एक प्रतीक के रूप में है। नदी समाज का प्रतीक है और व्यक्ति द्वीप का प्रतीक है। अज्ञे जी इस कविता के माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हैं, हम सभी को समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी के अंदर ही द्वीप का अस्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अंदर ही होता है। समाज के बाहर व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पहचान नहीं होती है। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब समष्टि स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, तो फिर एक व्यक्ति की पहचान समाज में ही होती है।
व्यक्ति के गुणों का विकास, व्यक्ति का मान सम्मान, व्यक्ति का अपना वजूद समाज के अंदर ही होता है। ठीक उसी तरीके से समाज के अंदर होते हुए भी व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, व्यक्ति का अपना एक अलग वजूद होता है, लेकिन फिर भी दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर ही हो करके हो सकती है। अलग अलग कर देने पर दोनों का वास्तव में कोई भी विशेष स्थान नहीं रह सकता है, कोई भी विशेष वजूद नहीं रह जाता है। तो उसी चीज़ की व्याख्या मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कवि की कविता जो है हम नदी के द्वीप, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। कविता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़ गलियाँ अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। द्वीप अभी मैंने आपको चित्र में पहले ही दिखा दिया है कि चारों ओर नदी से घिरा जो भूभाग होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। स्रोतस्विनी यानी कि नदी, कोण दो दिशाओं के बीच की दिशा होती है, उसे हम कोण कहते हैं। अंतरीप यानी कि टापू, वह भूखंड जिसके चारों ओर समुद्र या पानी हो। उभार यानी कि ऊंचाई या उठान। सैकत पुल रेतीला तट। गढ़ी है यानी कि बनाई है। आगे जी यहाँ पर प्रतीक रूप में जो इन्होंने कविता लिखी है तो उसमें नदी है समाज का प्रतीक और व्यक्ति है द्वीप का प्रतीक। तो प्रतीकात्मक रूप से कविता को प्रस्तुत करते हुए आगे जी एक द्वीप के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार एक द्वीप क्या कहता है, द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, यानी कि हम जो हैं वो नदी के द्वीप हैं, नदी के बीचों बीच स्थित हैं। यानी कि अगर हमारा अस्तित्व है तो वो नदी के बीचों बीच में ही होने से हम द्वीप कहलाते हैं। अगर हम कहीं अलग होते तो हम द्वीप थोड़े ना कहलाते। अगर जैसे अलग होते तो हम पहाड़ भी हो सकते थे या फिर एक समतल मैदान भी हो सकते थे, लेकिन द्वीप शब्द का अस्तित्व ही है कि वो नदी के बीच में ही होने से भूखंड जो होता है तभी वह द्वीप कहला सकता है जब वो नदी के बीच में हो, और अलग होने पर वो सिर्फ मात्र एक पहाड़ या टीला हो सकता है। द्वीप तभी हो सकता है जब वो नदी के बीच में हो। तो यहाँ पर द्वीप कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। द्वीप कह रहा है कि हम ये नहीं कहते हैं, हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं है कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी यानी कि नदी बह जाए। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की जो सत्ता होती है वो समाज में ही होती है, समाज के अंदर ही व्यक्ति का वजूद होता है। और अगर समाज, नदी रूपी समाज यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर नदी रूपी समाज व्यक्ति रूपी द्वीप को छोड़ करके अलग हो जाए तो फिर व्यक्ति का कोई वजूद नहीं रहा होता है। उसका वजूद जो भी होता है वो समाज के अंदर ही होता है। वह हमें आकार देती है, हमारे कोड़ गलियाँ अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। जैसे कि समाज में रह कर के ही व्यक्ति के गुणों का परिष्कार होता है, व्यक्ति का वजूद होता है, व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है वो समाज में ही रह कर के करता है। अगर समाज से व्यक्ति अलग हो जाए तो वह एक पशु के समान होता है। वो उसके क्रियाकलाप और जितनी भी चीज़ें हैं वो उस तक ही सीमित रहती है, उसका कोई विशेष वजूद नहीं रह जाता। उसका जो वजूद है वो समाज के अंदर ही है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी के अंदर ही रह करके द्वीप का जो आकार प्रकार है वो नदी के अंदर ही निश्चित होता है। नदी ही द्वीप की गलियाँ, जो नदी की गलियाँ अंतरीप यानी कि भूखंड
ऊंचान वाला भूखंड बनाती है और उसका सैकत पुल या उसके रेतीले तट बनाती है और उसकी गोलाइयाँ बनाती है, उसको आकार प्रकार देती है। एक द्वीप को हर प्रकार से उसका आकार प्रकार निश्चित करने वाली नदी ही होती है। और तो ठीक उसी प्रकार से एक समाज जो होता है, एक समष्टि वर्ग होता है, वो समष्टि होता है, उसके अंदर ही व्यष्टि का निर्माण संभव है। व्यक्ति का वजूद, व्यक्ति का परिष्कार, व्यक्ति के गुणों का विकास, जितना जो कुछ भी होता है वो समाज के अंदर ही होता है। समाज के अंदर ही व्यक्ति कुछ करके दिखा सकता है, समाज के अंदर ही उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान निहित होता है। समाज से अलग रहने पर उसका कोई प्रतिष्ठा, कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि हम समाज से बने हैं। व्यक्ति एक इकाई है और एक इकाई ही मिल करके पूरे समाज का निर्माण करती है। तो इस तरीके से जब हम समाज में ही रहेंगे तभी हम जो कुछ भी करेंगे वो हम समाज को दिखा सकते हैं, समाज को बता सकते हैं। समाज से अलग जाने पर हमारे कर्मों का, हमारे कृत्यों का कोई भी वजूद नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर द्वीप नदी के बीच ना स्थित हों तो वो फिर एक सामान्य भूखंड ही रहते हैं, उनका वो द्वीप नहीं कहला सकते हैं। दूसरा अंश है, माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होता है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता दे रही हूँ। रेत का अर्थ होता है बालू, प्लवन का अर्थ होता है उछलना कूदना, सलिल यानी कि पानी, तनिक थोड़ा सा, गंदला का अर्थ होता है गंदा, अनुपयोगी यानी कि जो उपयोग में न लाया जा सके। यहाँ पर द्वीप कहते हैं नदी के प्रति समर्पित हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हुए द्वीप कहते हैं कि जिस प्रकार से एक संतान का अस्तित्व उसकी माँ से होता है, एक माँ के ना होने पर संतान एक साधारण सा बालक ही रह जाता है, लेकिन जब माँ होती है, माँ के दुलार और प्यार से ही संतान एक उच्च और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से नदी के जो द्वीप हैं वो कह रहे हैं, नदी के प्रति समर्पित भाव से कह रहे हैं कि वह हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि नदी के बीच में ही द्वीप का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक माँ के द्वारा एक संतान का निर्माण होता है, माँ उसे पल्लवित करती है, पोषित करती है और उसे आगे बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार से द्वीप नदी के द्वारा लाए गए जो रेतीले कण होते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होने पर वो एक विशाल भूखंड का रूप ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, इसीलिए वो द्वीप की माँ होती है। और द्वीप कहते हैं कि हाँ, इसी से हम बने हैं, यानी कि नदियों द्वारा जो रेत कण बहा कर लाए जाते हैं, हमारा निर्माण भी उन्हीं से होता है। लेकिन निर्माण होने के बाद भी क्या होता है, हम द्वीप हैं, हमारी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। नदी जो एक माँ है, उसने हमारा रूप, हमारा निर्माण तो कर दिया है, हमें एक रूप दे दिया है, हमारा आकार प्रकार दे दिया है, लेकिन फिर भी हमारी क्या है, एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है। हमारी एक स्वतंत्र सत्ता है इस दुनिया में। इस नदी के अंदर हम भूखंड के रूप में खड़े हुए हैं, हमारा परिचय भी अलग से है। नदी के अंदर रहते हुए भी हम धारा नहीं कहलाते हैं, हम द्वीप कहलाते हैं। धारा का काम तो होता है बहते रहना, बहते जाना, लेकिन हम नदी के अंदर होते हुए भी हम धारा नहीं है, हम द्वीप हैं। हमारा एक काम बहते जाना नहीं है, हम स्थिर
होकर के खड़े हैं, हम अडिग होकर के खड़े हैं, हम अपना वजूद बना करके खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, समाज के अंदर ही व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति के गुणों का विकास समाज के ही अंदर होता है। व्यक्ति की सत्ता वो समाज में ही स्थान पाती है। लेकिन क्या फिर भी जो व्यक्ति होता है उसका अपना स्वतंत्र वजूद होता है, उसका एक अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग नाम से, अपने अलग अलग कृत्यों से समाज में अपना अलग अलग स्थान बनाता है। वो समाज की भेड़ चाल में गुम नहीं होता। व्यक्ति समाज में तो रहता है पर समाज की भेड़ चाल में वो गुम नहीं होता। समाज किसी भी दिशा धारा में जाए, व्यक्ति उसमें रहते हुए भी, उस भाव में रहते हुए भी व्यक्ति अपना एक स्थिर, एक दृढ़ वजूद बना करके रहता है। उसकी सत्ता उस समाज में खो नहीं जाती। समाज में रहता तो है पर समाज में उसकी सत्ता खो नहीं जाती। समाज में रहते हुए भी उसका एक अस्तित्व दिखाई देता है। तो यहाँ पर द्वीप कहते हैं कि हम धारा नहीं हैं। हम धारा नहीं है कि जो हम बहाव में बह करके चले जाएं। हम द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतशून्य के। स्थिर समर्पण है हमारा मतलब कि हम स्थिर हैं। हमारी जो पहचान है वो स्थिर होने से ही है। अगर हम बह जाएं तो हम धारा के समान हो जाएंगे। धारा तो बहती रहती है, प्रभावित होती रहती है, तो उसका अस्तित्व नदी के पानी में विलीन हो जाता है। और वो नदी के साथ ही जिधर लहरें जाती हैं, धारा लहर एक ही दिशा में, जिधर वायु प्रवाह जाता है उधर ही चलती रहती हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम तो एक जगह स्थिर हैं, हम एक जगह समर्पित हैं। हमारा वजूद जो है वो एक जगह स्थिर होने से है। अगर हम बह जाएंगे तो हम भी धारा के समान प्रवाहमान हो जाएंगे। हम बहते नहीं हैं। कवि यहाँ द्वीप के माध्यम से कह रहे हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। यहाँ पर द्वीप कह रहा है कि हम नदी के साथ बहते नहीं हैं। अगर हम बह जाएंगे तो हम फिर से रेतीले कण हो जाएंगे, क्योंकि द्वीप जो होता है वो धीरे धीरे नदियाँ जो मिट्टी लाती हैं, रेत लाती हैं, एक जगह इकट्ठा होते होते वो विशाल भूखंड का रूप धारण कर लेता है। तो अगर वो पुनः अगर वो बहेगा तो वो क्या होगा, अगर उसे विशाल भूखंड तो बहेगा नहीं। अगर बहना होगा तो उसे क्या होना पड़ेगा, रेत, यानी कि छोटे छोटे बालू के कण बनना पड़ेगा। तो अगर वो बहना हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, द्वीप से वो फिर से रेत हो जाएगा। यानी कि समाज के अंदर जो व्यक्ति होता है वो समाज के अंदर अपनी दृढ़ सत्ता बनाए रखता है, अपना वजूद बनाए रखता है। अगर वो समाज के साथ बह जाएगा, समाज की दिशा धारा के साथ साथ उसका अनुसरण करते हुए उसी के पीछे चला जाएगा तो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता गुम हो जाएगी। उसे टूटना पड़ेगा, उसे बिखरना पड़ेगा। उसका जो अपना एक प्रकार का विशेष मूल्य है, एक विशेष पहचान है, वो उसकी खो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति समाज में अगर अपनी पहचान बनाता है तो वो इसलिए बना पाता है क्योंकि वो स्थिर होता है। समाज में रहते हुए, समाज के मूल्यों और मान्यताओं का पालन करते हुए भी उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, एक स्वतंत्र विचारधारा होती है, उसकी एक अपनी स्वतंत्र पहचान होती है। वह समाज में गुम नहीं होता है। तो क्यों उसी प्रकार से नदी के द्वीप भी हैं जो अगर कह रहे हैं कि अगर हम बह जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, रेत हो जाएंगे। हमें बहने के लिए तो हमें टूटना पड़ेगा, अपना अस्तित्व, अपना वजूद खोना पड़ेगा, और उस प्रकार से तो हम रेत हो जाएंगे। तो हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यानी कि अगर हम रेत बन करके बिखर करके नदी की धारा में बह गए तो हम द्वीप थोड़े न रहेंगे, हम तो रेत हो जाएंगे। रेत जो नदी के प्रवाह में तीव्र गति के साथ बह जाती है तो हम तो रेत हो जाएंगे। फिर हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, फिर हम द्वीप थोड़े नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि द्वीप तो कणों से मिलकर के बना हुआ एक विशाल भूखंड होता है जो कि पानी से घिरा होता है। तो अगर वो बह जाएगा, ढह जाएगा
तो उसका अस्तित्व द्वीप का नहीं रहेगा ना। तो इसलिए कहते हैं हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से समाज में रहते हुए भी व्यक्ति, समाज के नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अगर समाज के साथ बह जाता है, एक ही प्रकार की जो समाज में दिशा चल रही होती है, भेड़ चाल चल रही होती है, अगर व्यक्ति उसी की तरफ उन्मुख हो जाए, उसी का अनुसरण करते उसी के पीछे चला जाए, तो फिर उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता क्या रह जाएगी। उसका वजूद, उसका अस्तित्व तो उसकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा से होता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। व्यक्ति से मिलकर के ही समाज होता है, लेकिन फिर भी दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। व्यक्ति के बिना समाज का कोई वजूद नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। द्वीप कहते हैं कि हम अगर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। द्वीप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ से उखड़ जाएं, प्लवन का अर्थ होता है उछलना, कूदना, और उछलते कूदते हुए हम ढह जाएं, अगर हमारा अस्तित्व बिखर जाए, हम ढह जाएं, तो हम सहते हुए आगे बढ़ जाएं, इतना हम सब कुछ कर लें, फिर भी हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या हम धार बन सकते हैं। हम तो रेत ही रहेंगे, धारा तो नहीं बन सकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति समाज में रहता है, अगर वो क्या अपना स्वतंत्र विचारधारा, अपने मूल्यों को खो करके क्या कभी पूर्ण हो सकता है? कभी नहीं पूर्ण हो सकता है। द्वीप कहते हैं रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यहाँ पर द्वीप कह रहा है कि जो हमारा वजूद है, हमारी जो सत्ता है, वो द्वीप बने रहने में ही है। अगर हम रेत के कण के समान, अगर हम बिल्कुल महीन रेत के कण हो जाएं और पानी के साथ बह जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम पानी को गंदा करेंगे, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। हम पानी को क्या करेंगे? अनुपयोगी ही बना देंगे। पानी को क्या करेंगे? अनुपयोगी यानी कि जो किसी भी काम में ना आता हो, जो किसी भी प्रकार का जिसका उपयोग ना हो, उसे कहते हैं हम अनुपयोगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं द्वीप कि अगर हम रेत बन करके और पानी में बह जाएं, तो हम पानी को गंदा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति अपना अस्तित्व खो दे, अपने आप को, अपना अलग अस्तित्व, अपनी अलग पहचान न रखे, वो समाज में बिल्कुल आम आदमी की तरह बिल्कुल मिल जाए, तो उसका अलग प्रकार का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान रहेगी ही नहीं। और इस प्रकार से अपने वजूद को खो करके वो समाज का विकास नहीं कर पाएगा, वो उसमें अनुपयोगी ही सिद्ध होगा। वो अपना कोई समाज के हित में स्वतंत्र योगदान नहीं दे पाएगा। उसका कोई जो भी कार्य होगा वो इस तरीके से होगा समाज में उसका कार्य जिसे कोई जान ना सके और जिसे कोई पहचानता ना हो, अगर वो व्यक्ति टूटकर अपना अस्तित्व खो दे तो। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व के साथ अपना एक आकार, अपने जीवन की एक दिशा के साथ और अपनी एक सोच के साथ समाज में स्थिर होकर के रहना चाहिए। समाज में रहते हुए भी उसे अपना अस्तित्व एक दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। तीसरा अंश है द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। शाप यानी कि अनिष्ट कामना से कहा गया कथन होता है। जैसे कहते नहीं है कि मैंने शाप दे दिया है, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तो शाप किसी को बुरी कामना से जो कथन कहा जाता है उससे कहते हैं। नियति का अर्थ होता है भाग्य, क्रोड़ यानी कि गोद, बृहत यानी कि विशाल या बड़ा भूखंड, धरती का हिस्सा, पितर यानी कि पूर्वज। यहाँ पर द्वीप कहते हैं कि द्वीप हैं
हम क्या हैं? हम द्वीप हैं। हम नदी के बृहद जो हमारी नदी है उसके अंदर ये जो उसकी धारा है उसके बीचों बीच दृढ़ता से स्थित हम द्वीप हैं। यह हमारे लिए शाप नहीं है, यानी कि ये कोई दुखद बात नहीं है, कोई दुखद घटना नहीं है कि हम द्वीप हैं। यह तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम नदी के द्वीप हैं। यह हमारी अपनी नियति है। ये एक तो भाग्य की बात है कि हम एक नदी के अंदर विशाल भूखंड के रूप में स्थित हैं। यह तो हमारा अस्तित्व है, यही हमारा वजूद है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड़ में। हम तो नदी के पुत्र हैं, जैसे कि, और नदी की गोद, क्रोड़ मीन्स गोद, हम नदी की गोद में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा, एक संतान अपनी माँ की गोद में एक अधिकार के साथ, एक अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ, बिल्कुल अपने एक अधिकार के साथ बैठी हुई अपना अस्तित्व बनाए हुए रहती है, ठीक उसी प्रकार से नदी के बीचों बीच हम विशाल भूखंड में स्थिर हुए अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह कोई शाप की बात नहीं है, यह तो नियति की बात है। यह तो हमारे भाग्य में था कि हम नदी के द्वीप हैं, और यह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। बृहद भूखंड यानी कि एक बड़ा भूभाग, क्योंकि नदी के नदी जब प्रवाहमान होती है तो धीरे धीरे रेत खंड को अपने साथ ले आती है, अपने तट से काट करके बालू आदि लाती रहती है, और उसी से जमते जमते नदी के बीचों बीच एक रेतीला टीला स्थित हो जाता है, जिसे हम द्वीप कहते हैं। तो इस तरीके से वो भूखंड क्या हुआ? वो भूखंड नदी के माध्यम से, नदी की प्रवाह धारा के माध्यम से ही उस द्वीप का जन्म होता है। इसलिए वो भूखंड क्या हुआ? पितर, यानी कि पिता हुआ, पूर्वज हुआ। माँ हो गई नदी, और निर्माण करने वाला जो हो गया वो विस्तृत भूखंड या भूभाग हो गया, जिसके रेत कण धीरे धीरे जमा हो करके द्वीप का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति समाज के अंदर रहते हुए ही अपना विकास कर सकता है। देखिए, व्यक्ति से समाज बनता है, और समाज से और व्यक्ति से पहले कह दें कि एक परिवार के अंदर, परिवार से ही निकला हुआ जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो कि एक अलग इकाई, स्वतंत्र इकाई होता है, उसी से मिल करके हमारे समाज का निर्माण होता है, और समाज से विश्व का निर्माण होता है। तो विश्व यहाँ पे क्या हो गया? विस्तृत भूखंड हो गया। विश्व को विस्तृत भूखंड का प्रतीक माना गया है, और समाज जो है वो नदी का प्रतीक है, और व्यक्ति द्वीप का प्रतीक है। तो नदी किसका प्रतीक है? नदी समाज का प्रतीक है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है उसका अस्तित्व समाज से ही होता है, और जब व्यक्ति के गुणों का विकास हो जाता है, व्यक्ति का जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और व्यक्ति जो अपनी एक पहचान पाता है, धीरे धीरे वो पहचान विस्तृत भूखंड से मिलाने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो समाज का निर्माता व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे विस्तृत विश्व से मिल जाता है। यानी कि उसकी जो सत्ता है वो समाज के अंदर रहते हुए भी वो विश्व के अंदर रहता है। यानी कि विश्व के अंदर समाज, और समाज के अंदर व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति को विश्व से जोड़ने वाला कौन है? समाज है। जिस प्रकार से एक नदी अपने द्वीप को भूखंड से मिलाती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की छोटी इकाई जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को पूरे विश्व से परिचित कराने वाले, पूरे विश्व का परिचय देने वाले इकाई का कार्य कौन करता है? नदी, यानी कि समाज करता है। तो आशा है बच्चों आपको इस कविता का अर्थ सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छी तरीके से कविता के अर्थ को पढ़िए, और इसके बाद मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी अपनी नई व्याख्या लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है।